नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को राजधानी देहरादून में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। सुरक्षा, यातायात समेत अन्य व्यवस्थाओं को विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिसका जायजा ग्राउंड जीरो से हॉर्नबिल टीवी ने भी लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो राजधानी देहरादून में पहुंचेंगे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,000 करोड़ की लागत से जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना है उसका उद्घाटन भी करेंगे। तैयारी आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पुलिस बल भी तैनात है। चप्पे चप्पे पर ये पूरा पार्किंग एरिया बनाया जा रहा है, जहाँ पर वीआईपी, वीवीआईपी और तमाम जो गेस्ट हैं या फिर जो आएंगे प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए, उसके लिए पार्किंग की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और ऐसे में जो ट्रैफिक है उसको पूरी तरह से डाइवर्ट रखा जाएगा, क्योंकि ये आवाजाही वाली रोड है, काफ़ी ट्रैफिक इस रोड पर रहता है, लेकिन इसको पूरी तरह से जीरो जोन किया जाएगा। इसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और साथ ही अगर आप देखें तो पार्किंग के लिए भी पूरी व्यवस्था है और जो पुलिस बल है वो भी खूब तैनात किया गया है, यानी कि हज़ारों की संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात इस दौरान रहेगा। और अगर आप देखेंगे तो सड़कों के किनारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें हैं वो भी लगाई गई हैं, यानी कि उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जब आएंगे बड़ी सौगात भी राज्यों को दे सकते हैं, इसलिए ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो एक बड़ी सौगात उत्तराखंड के लिए रहेगी, क्योंकि उद्घाटन भी होगा, शिलान्यास भी होगा और तमाम ड्यूटी पर पुलिस बल भी इस दौरान तैनात किए गए हैं, जो कि चप्पे चप्पे पर नज़र बनाए रखे हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि राजधानी देहरादून का भी पूरा पुलिस बल रहेगा और हज़ारों की संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया जाएगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोई व्यवधान ना हो। तो पूरी तरह से जो तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर के वो नज़र आ रही है और प्रधानमंत्री किस तरह से किस रूट से जाएंगे वो भी पूरा फाइनल किया जा चुका है। और पूरी तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। महिंद्रा ग्राउंड है ये, जहाँ पर प्रधानमंत्री एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। मंगलवार को पीएम मोदी उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री दिल्ली देहरादून हाईवे उद्घाटन से पहले मां डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ऐसे में डाटकाली मंदिर में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, ये बता रहे हमारे संवाददाता विशाल गर्ग। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर, ऐसे में किस तरह से व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं सर उत्तराखंड पुलिस की ओर से? देखिए, हमारी पूरी जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है और जितने भी कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कार्यक्रम स्थल के प्रभारी को एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर के प्रभार में बनाया गया है। निश्चित तौर पे हमारी पूरी तैयारी है इस वीवीआईपी प्रोग्राम जो हो रहा है उसको सकुशल संपन्न कराने के लिए। सर, क्या कुछ अपील आप करेंगे जनता से कि क्योंकि ट्रैफिक भी उस टाइम में डाइवर्ट रहेगा, और क्या कुछ बातों का ध्यान भी रखें सर सभी लोग? हमने इसके लिए ट्रैफिक का अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। जगह जगह पे डाइवर्जन्स किए जाएंगे, कहीं कहीं रूट्स जो हैं वो बंद रहेंगे। उसके लिए वो व्यापक प्रचार प्रसार कर लिया गया है समाचार पत्रियों के माध्यम से, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से, कि कौन कौन से रूट्स जो हैं वो उस दौरान मिलें। तो हमारी हमारा यही प्रयत्न रहेगा कि जनता को जो है वो कम से कम असुविधा हो। और हम यही कहते हैं कि हमारी जो डाइवर्जन प्लान्स जो हमने लागू किए हैं उनका अनुपालन करते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो तमाम जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और जायज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जल्द उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे। ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, अधिकारी चप्पे चप्पे पर मौजूद भी हैं। पुलिस की जो मौजूदगी है वो रहने वाली है, तमाम पुलिस बल इस दौरान तैनात भी किया गया है। और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक प्रधानमंत्री का दौरा रहने वाला है टनल के समय में, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कॉरिडोर का उस समय उद्घाटन भी किया जाएगा। और गढ़वाल कमिश्नर भी पहुंचे हैं। सर, थोड़ा सा किस तरह की व्यवस्था है सर, प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी का 14 को प्रोग्राम है और ये जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ होना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के बाद मां डाटकाली का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और उसके उपरांत करीब 12 किलोमीटर का एक रोड शो भी होगा और करीब 12:30 बजे से उनका मुख्य कार्यक्रम आयोजित है महिंद्रा ग्राउंड में। 1 घंटे का उनका कार्यक्रम है, उसके बाद उनका दिल्ली के लिए प्रस्थान होगा। सर, लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से अपील है कि माननीय प्रधानमंत्री जी
इस प्रदेश को बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं। तो हम सब उनके स्वागत के लिए तैयार हैं और यहाँ की स्थानीय जनता से अनुरोध है कि उनका स्वागत करें। और जो नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है उसका पूर्ण अधिकतर लाभ हमारे प्रदेश को मिलना है, उत्तराखंड को। इसके लिए हम सब हृदय से आभार प्रकट करें। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो गढ़वाल कमिश्नर भी पहुंचे हुए हैं, यानी कि तैयारियों का जायजा पूरी तरह से लिया जा रहा है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड आगमन को लेकर प्रदेश में उत्साह का माहौल है और बीजेपी ने इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर ली है। पीएम मोदी का ये 12 किलोमीटर लंबा रोड शो ऐतिहासिक होगा, जिसमें कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर खड़े होकर पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत करेंगे। रोड शो के बाद जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे। भट्ट ने कहा कि ये आयोजन न केवल प्रधानमंत्री के प्रति जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है, बल्कि उत्तराखंड के प्रति पीएम मोदी के विशेष स्नेह की झलक भी कल के कार्यक्रम में साफ तौर पर दिखाई देगी। के आगमन की पूरी तैयारी के संदर्भ में हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ता वार्ता कर चुके हैं। हजारों की संख्या में जन सैलाब उमड़कर कल के कार्यक्रम में रहने वाला है। जो 12 किलोमीटर का उनका रोड शो है, कार्यकर्ता सड़क के दोनों ओर पुष्प वर्षा से उनका स्वागत करेंगे और जसवंत सिंह जो आर्मी ग्राउंड है, उस ग्राउंड में हजारों की संख्या में एक जन सैलाब होगा और प्रधानमंत्री जी के प्रति जो जनता का विश्वास है और प्रधानमंत्री जी का भी जो उत्तराखंड के प्रति जो उनका स्नेह है, उसकी झलक कल के कार्यक्रम में दिखाई देगी। हमने सभी कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में उस कार्यक्रम में आने के लिए आह्वान किया है। हरिद्वार में आयोजित विचार गोष्ठी में उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारी शक्ति वंदन बिल को महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल के लागू होने से संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे राजनीति के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी महिलाओं की भागीदारी मजबूत होगी। वहीं घरेलू गैस की कालाबाजारी को लेकर उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर छापेमारी की गई है और आपूर्ति व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। करने का जो दृढ़ संकल्प है वो 16 से। देखिए, मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में चुनाव की सीटें बढ़ेंगी, परिसीमन होगा, इत्यादि इत्यादि विषय सभी लोकसभा की चर्चा का हिस्सा रहेगा और हमें लोकसभा की चर्चा को सुनना चाहिए। और निश्चित रूप से उस चर्चा को जब हम सुनेंगे तो हमारे जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो उसके माध्यम से समाधानित होंगे। यही निर्णय करने के लिए सभी कुछ जो है मैं समझती हूँ कि लोकसभा के अंतर्गत ये विषय आना है और हम यही मानते हैं कि आने वाले समय में जो है निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के देश के हित में हो, सीटें बढ़ना हो और चाहे वो आरक्षण के संदर्भित हो, मैं समझती हूँ कि वो सभी कुछ लागू किया जाएगा। शक्ति मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, इसका मुख्य बिंदु तो यही है कि हम लोगों को जो है 1/3 प्रतिनिधित्व देना जो है वो राज्य विधानसभाओं में सुनिश्चित हो रहा है, लोकसभा में सुनिश्चित होता है। अब हर पार्टी को जो है निश्चित रूप से महिलाओं को नेतृत्व देना जो है उनका संवैधानिक जिम्मेदारी होगी, जिससे वे भाग नहीं सकते। यानी कि महिलाएं जो अब किसी न किसी, चाहे वो छोटे स्तर पे काम करें, बड़े स्तर पे काम करें, या फिर वो महिलाएं जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखती, तो राजनीतिक सशक्तिकरण करने के लिए भी जो ये 1/3 अधिकार उनको जो है कानून के रूप में दिया गया है, जो कि हर दल को जो है उसका पालन करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी उपलब्धि जो है इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की है। बीजेपी विधायक और प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस के आरोपों पर जवाब देते हुए सरकार के 4 साल के कामकाज को ही सबसे बड़ा प्रमाण बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसी श्वेत पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से किए गए कार्य खुद जनता के सामने हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, जो एक ग्रीन कॉरिडोर के रूप में बड़ा उदाहरण है। देखिए, हमारे 4 साल के काम खुलेआम जनता के बीच में है, तो श्वेत पत्र की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। और कल जैसे माननीय मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं और ये जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे, हम कल उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो कि एक ग्रीन कॉरिडोर भी है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। जो दिल्ली 6-7 घंटे में लगती थी, आज वो 2.5 घंटे में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। और कौन सा प्रमाण चाहिए कांग्रेस को जो जनता को दिखाई ना पड़ता हो? जनता सब देख रही है। जनता ने 4 धाम यात्राएं भी की हैं, जो वहाँ पर
जिस तरह से अवस्थापना सुविधाएं हम लोगों ने जुटाई हैं वो भी जनता देख रही है, एक्सप्रेसवे का उद्घाटन भी जनता देख रही है, पूरे प्रदेश में तमाम मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं उसके वो भी जनता देख रही है, जनता एक सैटेलाइट एम्स बनता भी देख रही है। तो बहुत कुछ है जो पब्लिक डोमेन में पब्लिक देख रही है। कांग्रेस के कहने मात्र से कुछ होने वाला नहीं। खबर देहरादून से है, जहां सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक एवं प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भावना पांडे की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियार पर लगाए गए टिकट बेचने और लेन देन के गंभीर आरोपों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। विनोद चमोली ने कहा कि भावना पांडे पहाड़ के मुद्दों से जुड़ी बेबाक नेता है, इसलिए उनके आरोपों पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बार टिकटों की खरीद फरोख्त हुई थी और इस बार भी कई सीटों का सौदा हो रहा है। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि अभी तक इस मामले में कोई इस पर जवाब या कार्रवाई क्यों नहीं हुई। साथ ही विनोद चमोली ने मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के सामने अपना पक्ष साफ करे। फेसबुक पर भावना पांडे जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी विशेषकर उन पर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं भावना पांडे जी को पहाड़ के सरोकारों से जोड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको पहाड़ की चिंता है और बहुत बेबाक अपनी बात कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, बिना लाग लपेट के कहते हैं, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ कुछ लेन देन के मामलों को लेकर अपनी बात कही है और उनका आपसी लेन देन है। अब जो पैसे की बात वो कह रही हैं वो पैसा कांग्रेस के काम में लगा कि नहीं लगा या उसका व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर दिया गया, ये कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट है। इस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको गंभीरता से लिया होगा और वो इस पर जानकारियां ले रही होगी उस पैसे का उपयोग किस तरह से किया गया। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आरोप उन्होंने गणेश गोदियाल जी पर लगाया। उनका ये कहना था कि पिछली बार गणेश गोदियाल जी जब अध्यक्ष थे तो 18 टिकट बेचे गए, यह उन्होंने कहा और बहुत अथॉरिटी के साथ कहा, और वर्तमान में भी लगभग 25 टिकटों का सौदा हो चुका है। ये बात उन्होंने कही और अभी तक कांग्रेस के फोरम से इस चीज को कंडम नहीं किया गया। महिला सशक्तिकरण और आरक्षण को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि पिछले 40-45 वर्षों से महिलाएं आरक्षण की मांग कर रही थी, लेकिन किसी भी सरकार ने इसे लागू करने का साहस नहीं दिखाया और प्रधानमंत्री ने इस दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिससे देश भर की महिलाओं में उत्साह है। देखिए, पहले तो हम बहुत और धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं माननीय अपने प्रधानमंत्री जी का सारी राष्ट्र की महिलाओं की ओर से, क्योंकि देखिए हम लोगों की मांग पिछले 40-45 सालों से बहनें कह रही थी कि हमको आरक्षण की मांग रखते आई हैं। सभी पार्टियों में भी पहले चर्चा रही, लेकिन किसी ने भी हिम्मत नहीं दिखाई इस अधिनियम को लाने की। और अब देखिए अधिनियम आ भी रहा है और 16, 17, 18 में ये पास भी होगा, क्योंकि इतना जन समर्थन, हमारी बहनों का समर्थन उनके साथ है। और उन्होंने यही बातें रखी कि कैसे मैं बहनों की बातों से प्रेरित हुआ, कैसे मैंने बहनों को आगे बढ़ते हुए देखा। उन्होंने अपने पुराने किस्से सुनाए, जिसमें उन्होंने बताया कैसे वो एक पंचायत की महिला से उनको मार्गदर्शन आज भी मिलता है। तो उन्होंने कहा पॉलिसी मेकिंग एक ऐसा विषय है जिसमें बहनों की भागीदारी बहुत जरूरी है। आज देश की राष्ट्रपति हमारी महिला हैं, आज देश की वित्त मंत्री हमारी महिला है। पुराने वो कहते हैं जिस भी क्षेत्र में हमने महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है वो आगे बढ़ी है और सशक्त हुई है, और उसने साथ में सब पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हेमकुंड साहिब यात्रा के अहम पड़ाव गोविंद घाट स्थित गोविंद घाट गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर दिल्ली, पंजाब, मोहाली समेत देश के कोने कोने से लोग बैसाखी पर्व में शामिल होने पहुंचे। करीब 250 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गुरुद्वारा गोविंद घाट में मत्था टेका। देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर पालिका परिषद में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान पर्यावरण मित्रों ने नैनीताल के अधिशासी अधिकारी को पत्र सौंपकर अपनी लंबित मांगों के समाधान न होने पर कड़ा रोष व्यक्त किया। संघ ने स्पष्ट किया कि अगर उनकी मांगों पर तत्काल सकारात्मक फैसला नहीं लिया गया तो कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा। संघ के महासचिव सानू सहदेव ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर प्रशासन के साथ बात कर रही हैं।
कर्मचारियों की मुख्य मांगे किराएदारी, प्रतीक्षा सूची और एसीपी से संबंधित है। संघ का आरोप है कि बार बार की बातचीत के बावजूद अब तक प्रशासन की ओर से इन अहम मुद्दों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष है। जैसे कि हमारा पहली बोर्ड बैठक में किराएदारी पास की गई थी और किराएदारी पर यही हमें आश्वासन भी दिया गया था किराएदारी पहली बोर्ड में पास होने के उपरांत कि जो कर्मचारियों को किराएदारी है उसके लेटर कर्मचारी को जारी कर दिएंगे ताकि वो नगर पालिका और आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके और जो शहर की व कर्मचारियों की समस्या है उस पैसे को शहर हित व कर्मचारी हितों में लगाया जाए ताकि नगर पालिका, जो पूर्व में भी कहा गया है कि नगर पालिका सोने की चिड़िया थी, है और रहेगी। मेरा मानना यही है कि जब किराएदारी लागू होती है तो जो किराए का पैसा हमारे नगर पालिका नैनीताल में आता है तो उसकी स्थिति आर्थिक रूप से और मजबूत होगी ताकि शहर हित में भी जो समस्याएं चली आ रही हैं वो पैसा लगा करके उन समस्याओं का निराकरण किया जा सके। तो दूसरी समस्या हमारी ये थी कि जो हमारे कर्मचारी हैं बिना सफाई उपकरणों के सफाई कर रहे हैं, उनको लगभग 1.5 वर्ष से कोई भी सफाई उपकरण प्राप्त नहीं हुआ है। एक हमारा जो था प्रतीक्षा सूची, जो पूर्व में 1985 में एक नगरपालिका नियम था कि जिसमें 1885 में पहली सूची बनाई गई थी। उस सूची का अर्थ ये हुआ करता था कि जैसे कर्मचारी कोई सेवानिवृत्त हुआ या नगरपालिका को किसी आवश्यकता के आधार पर कर्मचारी रखने होते थे तो उसी सूची से नंबर से कर्मचारी लगाए जाते थे, जिससे कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे, ना ही कर्मचारी नेताओं पर और ना ही अधिकारियों पर कोई किसी तरह की विपत्ति आ सके। पीएम मोदी के दौरे से पहले देहरादून कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री मोदी से 10 सवाल पूछे हैं, जिस पर सरकार के मंत्री ने पलटवार किया है। पीएम मोदी के कांग्रेस के 10 सवाल क्या हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले बीजेपी की सरकार के खिलाफ सवालों की झड़ी लगा दी। गणेश गोदियाल ने कहा, जब भी पीएम मोदी आते हैं उत्तराखंड को नंबर 1 बताकर चले जाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री कभी अंकिता भंडारी केस पर कुछ नहीं बोलते। गोदियाल ने कहा कि पीएम मोदी सरकार से यह क्यों नहीं पूछते कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे आ रहे हैं। मैंने सुना उनका रोड शो है। मैं उम्मीद करता हूं कि रोड शो के अलावा वो उत्तराखंड के जनता के हित में और उत्तराखंड के हित में ये जो 10 यक्ष प्रश्न हैं, मंत्रिमंडल की बैठक बिठाकर इन 10 प्रश्नों का हल ढूंढकर और उत्तराखंड की जनता को बताकर जाएं। नंबर 1 प्रश्न है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में उनकी पार्टी के जो तथाकथित वीआईपी हैं उनका नाम उजागर हो। अब तक सीबीआई की जांच क्यों आगे नहीं बढ़ी? 4 महीने का समय बीतने पर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अंकिता भंडारी के माता पिता का प्रार्थना पत्र को आधार न बनाकर अन्यों के प्रार्थना पत्र को आधार बनाया गया। इसके लिए प्रधानमंत्री जी पूछा जाए इस सरकार से, वन्य जीव और मानव संघर्ष में सरकार ने अब तक क्या किया, इसकी जानकारी होनी चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिथौरागढ़ से लेकर उत्तरकाशी और चक्राता तक वन अग्नि की कई घटनाएं हुई, लेकिन पीएम मोदी कभी सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को रोड शो करने के बदले मंत्रिमंडल के साथ बैठक करें। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी के विधायक नौकरियों के बेचने का काम कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में 826 स्कूल बंद हो गए, जगह जगह शराब की दुकानें खोले जा रही हैं, राज्य पर कर्ज बढ़ता जा रहा है, इस पर कभी पीएम मोदी नहीं बोलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी आपके कथन के अनुसार बाढ़ के काम नहीं आ रहा है। इसके लिए आपने क्या प्रयोजन किया आपकी सरकार ने? उपनल के कर्मचारियों का नियमितीकरण कहाँ अटका हुआ है? 826 स्कूल बंद हो गए, नौकरियों को बेचने का कारोबार मंत्रियों की पत्नियां अपने घर से चला रही और बीजेपी के विधायक उस पर प्रश्न कर रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शराब और खनन से कर्जे का ब्याज नहीं चुकाया जा रहा है। इसके लिए क्या करना है? लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। यात्रा सीजन और टूरिज्म का सीजन
निकट है, तो सरकार एलपीजी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? ये तमाम प्रश्न हैं जो हम आश्वासन चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसका आश्वासन देकर जाएं। पीएम मोदी के दौरे से पहले कॉन्फ्रेंस में गणेश गोदिया ने पीएम मोदी से सवाल किया कि गैस की किल्लत से लोग परेशान हैं, विदेशी नीति पर भारत पीछे है। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी सरकार के कैबिनेट मंत्री खजानदास पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सवालों का जवाब देने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी सक्षम है। मुझे लगता है कि उनके सवाल वो सवाल ही रह जाएंगे। हर सवाल का जवाब हमारे पास है और माननीय प्रधानमंत्री से पूछने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी उनका जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। किंतु कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, किंतु जब सरकार कभी अच्छा काम करती है तो उनको सराहना भी करनी चाहिए। ऐसा उनकी संस्कृति में नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी कांग्रेस के अंदर जो उथल पुथल मच रही है, जिसकी पंचायत उनके प्रभारी को यहाँ आकर के बार बार अलग बिठा करके और उनको करनी पड़ती है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसी पंचायतों में उलझते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेगी और 2027 में भारी बहुमत के साथ जीत करके आएगी। कुल मिलाकर यह कि प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के अलावा हजारों करोड़ों के रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करने वाले हैं, जिस पर आरोप की राजनीति है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। ऋषिकेश के मुनि की रेती से वायरल हुआ एक वीडियो नगम पालिका की व्यवस्था की पोल खोलने वाले कठोर सच है। वीडियो में एक अधजला शव गंगा नदी में तैरता देख एक युवक ने उसका वीडियो वायरल कर दिया। पूर्णानंद मुक्ति धाम में टीन शेड निर्माण न होने से बरसात के मौसम में अंतिम संस्कार करना मुश्किल हो जाता है। अधूरी व्यवस्थाओं के कारण कई बार शव पूरी तरह नहीं जल पाते और लोग उन्हें गंगा में प्रवाहित कर चले जाते हैं। हमें माँ गंगा को दूषित नहीं करना चाहिए और जो भी हरिद्वार वासियों की समस्या का त्वरित निराकरण करने के उद्देश्य से जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विभागों से संबंधित 30 समस्याएं दर्ज कराई गई। इस दौरान कुछ समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया और शेष समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया। आज जन सुनवाई में 30 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसमें कुछ शिकायतों का निस्तारण मौके पे ही किया गया है और कुछ शिकायतों को संबंधित विभागों को रिफर किया गया है, जिसका परीक्षण करके वो अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर, किस प्रकार की ज्यादा शिकायतों में कुछ शिकायतें थी जहां अतिक्रमण से जुड़ी हुई शिकायतें थी, चक्रोड को लेकर के, जल निकासी को लेकर के। इसके अलावा कुछ मांग थी, जैसे लोगों को गैस सिलेंडर चाहिए, किसी के यहाँ शादी है, किसी के यहाँ बारात है, तो उसके लिए गैस सिलेंडर की डिमांड थी। तो इस तरह की शिकायतें प्राथमिकता थी और इस पे विद्युत संयोजन को लेकर भी शिकायतें थी। कुछ शिकायतें कॉमन होती हैं, जैसे अगर हम सप्लाई से जुड़ी हुई कुछ शिकायतों की बात कर लें या हम विद्युत से जुड़ी हुई शिकायतें बात कर लें या अतिक्रमण जो इंक्रोचमेंट है उनको लेकर शिकायतें हैं या माइनिंग को लेकर शिकायतें हैं, तो कुछ शिकायतें रिपीट होती रहती हैं और उसका निस्तारण भी समय समय पर किया जाता है। लेकिन ऐसी शिकायतों की जो संख्या होती है वो प्रायः देखी गई है कि वो आती रहती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।